नमस्कार, न्यूज स्टेशन के दर्शकों को हमारा नमस्कार। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बी बाला भास्कर, जो भारत के वरिष्ठ राजनयिक, अर्थशास्त्री, रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और लेखक हैं। 38 वर्षों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने इंजीनियर्स, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी और राजदूत के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। भास्कर जी नॉर्वे में भारत के राजदूत रह चुके हैं और अमेरिका, चीन, पश्चिम एशिया सहित 70 से अधिक देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों में अहम भूमिका निभाई है। पिछली बातचीत में आपने सुना अमेरिका ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का इतिहास क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। एक बार फिर हमारे साथ भास्कर जी मौजूद हैं। भास्कर जी, ईरान की तरह ही यूक्रेन और रूस में लंबे समय से लड़ाई चल रही है, इसका क्या इम्पैक्ट है भारत पर? अब सिमिलरली यूक्रेन है ना, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है यूक्रेनियन। सो वहाँ से भी हमको ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वीट वगैरह आने में बंद हुआ, उसका ऊपर कुछ ही नुकसान है। लेकिन इंडिया एग्रीकल्चर में हमें सेल्फ सफिशिएंट है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से हमारा काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे थे, काफ़ी मेडिसिन एंड अदर फील्ड्स में। उसका काफ़ी नुकसान हुआ, एजुकेशन वाज चीप। लेकिन रशिया का जब हमारा पोजीशन से ऊपर, फिर इनिशियली तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ यूरोप एंड अमेरिका। लेकिन बाद में यूरोप कंट्रीज़ ने हमारा पोजीशन उनको समझ में आया कि भारत जो है, भारत का इंटरेस्ट है, वो तो आइडियोलॉजिकल नहीं है, उनका एनर्जी इंटरेस्ट काफ़ी फंडामेंटल है। अभी समझ में आया। फिर वो धीरे धीरे वो लोगों का वो मामला को साइड स्टेप करके, हमें देखिए काफ़ी देशों, ये वार का बाद इनिशियल में हमारा ऊपर इतना क्रिटिसिज्म आया, उसके बाद सेवरल मेनी कंट्रीज़, यूरोप कंट्रीज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ कंक्लूड किया। इसका मतलब जो इनिशियल उनका मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो गया। उसको समझाने में जो है भारत कामयाब रहा है। हाँ, कामयाब रहा है। फिर अभी इतना देशों वो compete कर रहे हैं इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड करने के लिए। अभी यूरोपियन से रिसेंटली हुआ, स्विट्जरलैंड से हुआ, यूरोपियन यूनियन से अभी नेगोशिएशन चल रहा है। दैट्स ए गुड डेवलपमेंट। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। जब हम बात करते हैं डॉलर और रुपए की, तो आज की तारीख में रुपया 95 के आसपास है, 95 से ज़्यादा ही है डॉलर के मुकाबले। तो ये इतनी कमजोरी जो रुपए में आई, एक तरीके से बहुत लोग कह रहे हैं कमजोरी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी कमज़ोर हो गई अपनी करेंसी, कुछ लोग कह रहे हैं इसका हमें नुकसान है, कुछ लोग कह रहे हैं फ़ायदा है। आपकी नज़र में क्या है? नहीं, पहले मैंने कहा था ना, हमको ये रुपये है ना फॉरेन एक्सचेंज से जोड़े हैं। सो हमारा स्पेंडिंग, हमारा अर्निंग, ये दोनों में फ़र्क का है, तो उसका प्रेशर रुपये में पड़ता है। ठीक है, इसका वजह से, इसका कारण से, वार का कारण से इंपोर्ट कास्ट बढ़ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विथड्रा हो गया। इसका ऊपर हमको शॉर्टेज, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज आया। इसका वजह से रुपये का प्रेशर बढ़ गया। क्यों? फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा तरफ डॉलर्स में होते हैं ये। सो इसको एक ही तरीका है, हम एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमारा अर्निंग्स बढ़ाना है और स्पेंडिंग कम करना, बस यही करना है हमें। सर, अब कुछ बड़ा छोटे छोटे से सवाल हैं जिनका बड़ा शॉर्ट में आंसर चाहिए। एक तो है, एक शब्द में अगर हम आपसे कहें कि भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एक ताकत नहीं, भारत का काफ़ी ताकत है, मैनी स्ट्रेंथ्स। एक तो हमारा इंडिया का डाइवर्सिटी है ना, पूरा दुनिया बहुत काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। ये लोग सोचते इतना देश में इतना रिलीजन्स, इतना लैंग्वेजेस, इतना कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के पूरा दुनिया एडमायर करते हैं, नंबर 1। दूसरा है हमारा डायस्पोरा है ना, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हर देश का इकानमी में, हर देश का टेक्नोलॉजी में, हर देश का एजुकेशन में, काफ़ी देशों का पॉलिटिक्स में। हम इंडियन ऑरिजिन डायस्पोरा है ना, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
उसका वजह कारण से हमारा एक इंडियंस का रेस्पेक्ट, इंडियंस सोचते ये तो रूल अबाइडिंग सिटीजन्स है, अच्छा लोग है, टॉलरेंट है, इनका डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इसीलिए को टॉलरेंट लोग है, इसका इमेज है। तीसरा हमारा डेमोक्रेसी है। फोर्थ इज़ हमारा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, हमारा वैल्यूज़ है, हम पहले से ही एक किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में कि इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। हर देश से हम अच्छे रिलेशन, हम बाइनरीज बोलते हैं, फिर सऊदी अरेबिया से हमारा अच्छा रिलेशन है, ईरान से हमारा अच्छा रिलेशन है, इज़राइल से हमारा अच्छा रिलेशन है, फ़लस्तीन से भी अच्छा रिलेशन है, अमेरिका से अच्छा रिलेशन है, रशिया से अच्छा रिलेशन। सो हम अजात शत्रु बोलते हैं, आई मीन वी हैव नो एनिमीज। जो लंबा फॉरेन पॉलिसी का आउटकम ये है, वी हैव नो एनिमीज इन द वर्ल्ड, वी आर रिस्पेक्टेड। हर दुनिया में हर एरिया में इंडिया का रेस्पेक्ट करते हैं। फिर डेमोक्रेसी, हमारा डेमोक्रेसी जितना भी हमारा लूप होल्स है, लेकिन फिर भी ब्रॉडली इंडियन डेमोक्रेसी इज़ वेल रेस्पेक्टेड। इंडियन फॉरेन पॉलिसी well respected, diaspora is well respected, and then and our diversity is well respected, and then हमारा डिप्लोमेसी हम हमेशा हम किसी का साइड्स नहीं लेते हैं, और इसका मतलब ये नहीं हम इनसेंसिटिव है। हम एक्चुअली जब इज़राइल का पैलेस्टीनियन का इशू हुआ, हमने हमेशा इज़राइल से बात करते हैं। ये फ़लस्तीन का मामला हम इंटरनली जब हमारा मीटिंग्स में, हर मीटिंग में हम बोलते हैं ये फ़लस्तीन का इशू सॉर्ट आउट करना, आप इतना ज़्यादा इनका डिस्प्रपोर्शनेटली रिएक्ट नहीं करना, उसका 2 स्टेट सॉल्यूशन का हमारा काफ़ी टाइम्स टेस्टेड पॉलिसी है। इज़राइल और फ़लस्तीन 2 देश होना है, हमारा पॉलिसी है। इसका हम बाइनरी से डील करते, लेकिन ऐसा नहीं हम बाइनरी से हर कंट्री का मामला हम दूसरा हमारा डिप्लोमेटिक तरीका से टेकअप करते, इसलिए दोनों देश रेस्पेक्ट, हर देश हमको रेस्पेक्ट करते हैं। सर, एक और चीज़ है, दुनिया के सामने इस समय सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती क्या है? आर्थिक चुनौती, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, जो यानी चैलेंज क्या है इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ा? अभी मेजर चैलेंज ही है, एनर्जी है। अभी जब ईरान वार हुआ था, इंक्लूडिंग अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था हमें एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, हमको नुकसान नहीं होता बोल के स्टेटमेंट दिया उन्होंने, लेकिन उनका रिजर्व अभी कम हो गया, राइट। सो यूरोप इफेक्ट हो गया, एशिया इफेक्ट हो गया, पूरा दुनिया इफेक्ट हो गया। सो एनर्जी का मामला है, ये तो एक इंटरनेशनल मार्केट है, ये इंटरनेशनल मार्केट डायनेमिक्स से जोड़े हैं। ऐसा नहीं मेरा पास एनर्जी है तो मैं सेफ हूँ। सो अमेरिका का एग्जांपल है, प्रेसिडेंट ने कहा जब वार शुरू हुआ, उन्होंने कहा हम एनर्जी एक्सपोर्टर है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 महीने के बाद उनका डोमेस्टिक पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गया, उनका गैस प्राइसेस बढ़ गया, उनका एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र कास्ट बढ़ गया अमेरिका में। एक एनर्जी एक्सपोर्टर नाते ही इनका इम्पैक्ट हुआ। हमारा स्थिति देखिए, हम तो एनर्जी इंपोर्टर है, नेट इंपोर्टर है, फिर वो एनर्जी एक्सपोर्टर का इतना नुकसान हुआ, राइट। यूरोप में ना एनर्जी है ना तो कुछ भी नहीं, उनका इम्पैक्ट हुआ, हमको इम्पैक्ट हुआ, फिर चाइना का भी इम्पैक्ट हुआ। चाइना ऑफ कोर्स तो हमसे कम है, लेकिन उनका लंबा रिजर्व्स है, 6 महीने 8 महीने 9 महीने तक रिजर्व्स है, इसलिए कम हुआ। लेकिन फिर भी उनका काफ़ी चीज़ है, लाइक पेट्रोकेमिकल्स है, फर्टिलाइज़र्स का इश्यूज है, और लॉजिस्टिक्स का इश्यूज है, नॉट ओनली एनर्जी, लॉजिस्टिक्स। सो बड़ा मामला अभी एनर्जी का सवाल है। इसका आंसर है हम अल्टरनेटिव एनर्जीज़ के लिए हम तुरंत उसे फोकस करना है। फोकस करना है। सर, एक और सवाल है कि आने वाले दशक में
अमेरिका जो है अपर हैंड रहेगा कि चाइना? नहीं, ये किसी अपर हैंड का कॉन्सेप्ट है ना, वो वीक हो जाएगा। किसी का भी अपर हैंड नहीं है, क्यों? एक मोनोपोली है ना, वो ख़त्म हो गया। अभी टेक्नोलॉजी है, अभी रिसोर्सेस है। मान लीजिए पहले क्या है, ओनली वेस्ट एशिया में रिसोर्सेस था, पेट्रोलियम था। अभी पेट्रोलियम भी हर काफ़ी देशों में डेवलप हो रहा है, डिस्कवर हो रहा है। टेक्नोलॉजी पहले एक अमेरिका और रशिया के पास ही टेक्नोलॉजी मोनोपोली ले, तो जर्मनी, लेकिन टेक्नोलॉजी भी अभी डिसेंट्रलाइज हो रहा है। सो इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ गया। अभी आप आईफोन है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे, आईफोन का कंपोनेंट्स कहीं देश आता है, चिप कहीं था, असेंबली कहीं और हो रही है। ऐसा नहीं, अभी मना चाइना का बगल में ताइवान से चिप्स आता है, टेक्नोलॉजी वहाँ से आता है, आईटी इंडिया से आता है। सो इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड बढ़ गया। क्यों? पूरा डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल यूज़ कंजम्पशन हुआ। ये दूसरा है, ये टेक्नोलॉजी चाइना है ना, चाइना का टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी आ गया। रेयर एर्थ्स, मिनरल्स, मेटल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। इसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है चाइना का। ऐसा नहीं है एक टेक्नोलॉजी, पहले एक F-35 आने में 5 साल लगते थे, राइट। उसका काफ़ी लंबा रिसर्च, लंबा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होता। ऐसा अभी क्या है, अभी नया टेक्नोलॉजीज फास्ट हो रहा है, कम समय में ये प्रोडक्ट चीज़ बन रहे हैं। सो चाइना उसका फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल बेस है, उसका काफ़ी प्रोडक्शन स्केल भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और नया टेक्नोलॉजीस आया, नया टेक्नोलॉजीस दुनिया भर इन्वेंट हो रहा है। सो एक सिंगल देश का मोनोपोली ख़त्म हो गया, यानी वो सवाल नहीं होता है। सवाल ही नहीं। सर, ये क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक लग रहा है? और लोग जो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है, पूरी दुनिया बढ़ रही है उधर, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये खतरा कितना वास्तविक है, कितना रियल है? नहीं, रियल मतलब अभी ईरान का एक बड़ा मैसेज क्या है, जितना बड़ा देश भी हो, एक छोटा देश भी हो, किसी का विनिंग, एक वार शुरू करेंगे तो किसी का भी विनिंग ईजिली नहीं आता है। यू कांट विन वार ऑन एनी कंट्री, बड़ा भी है। अभी रशिया यूक्रेन का देखिए, 4 साल से चल रहा है। रशिया का हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, यूक्रेन एक छोटा देश है, लेकिन वो 4 साल चल रहा है, पता नहीं किसका विक्ट्री होता है, किसका लूज़ होता है। सो ये मैसेज क्या है, प्रेजेंट मैसेज, देयर आर नो विनर्स, नो लूजर्स इन द वॉर। वंस एक वार शुरू करना है, उसके बाद आपका हाथ में नहीं है, जो बड़ा देश है, छोटा देश है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ये डिप्लोमेटिक टूल है, ये मैसेज है, भाई वार शुरू करेंगे तो आपका हाथ में, आप जीत नहीं हो सकते, जीत आपका गारंटी नहीं है। ये डिटरेंस भी होगा, राइट। इसीलिए थर्ड वर्ल्ड वार आने में इजी नहीं है। क्यों? सबको ये मैसेज है, वार शुरू करते ही वार का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर सकते। सर, एक और बड़ा सवाल जो हाल फिलहाल की घटनाओं से सामने खड़ा हुआ, यूएन की भूमिका को लेके एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि दुनिया में लड़ाई चल रही है, कोई किसी प्रेसिडेंट को उठा ला रहा है, अबडक्ट करके अपने उठा लाया वहाँ से, किसी देश पर सीधा हमला बोल दिया, और बार बार वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यूएन की भूमिका कहीं नज़र ही नहीं आती। क्या यूएन प्रासंगिक नहीं रह गया है, रिलेवेंट नहीं रह गया, खत्म कर दिया जाना चाहिए? का उसका बात है ना, उसका फ्लॉफुल है। यूएन में मेन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स कौन है? जो अमेरिका, यूके, रशिया, फ्रांस, रशिया, चाइना, इंग्लैंड, राइट, हाँ, चाइना। तो ये 4 देशों का वेस्टर्न कंट्रीज है। सो पूरा कॉन्फ्लिक्ट्स में वो प्रधान भूमिका वही लोग प्ले कर रहे ना। तो कहीं भी वार्स, दुनिया में वार्स हो रहा है, उन्हीं का मेन रोल है। तो क्या खत्म कर दिया जाना चाहिए यूएन को? नहीं, यूएन वही लोग खत्म किया ना। तो इर्रिलेवेंट हो गया ना। इर्रिलेवेंट वही किसने किया? क्यों? उसका बर्थ सेल्फ
उनका डोमिनेशन से ही यूएन शुरू हुआ। तो हम इतना बड़ा देश है इंडिया, हमको मेंबरशिप नहीं है। 1.4 बिलियन है, हमको मेंबरशिप नहीं है। काफ़ी देशों का मेंबरशिप नहीं है। जो पूरा यूरोप है उसे इंडिया से आधा भी नहीं है। उनका 3 मेंबर्स हैं, अमेरिका का मेंबर है। सो ये यूएन का पहले से ही इसका एक प्रांत का, एक रीजन का डोमिनेट होते ही वही लोग जो यूएन को प्रोटेक्ट करना, वही लोग उसको वीक करते जा रहे हैं, वही जंग छेड़ रहे हैं जगह जगह। सो इसीलिए हम हमेशा इंडिया फोरफ्रंट में है। हमको यूएन रेजोल्यूशन, यूएन को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स इंडिया ले रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, भारत की विदेश नीति अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो उसको किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं? नहीं, भारत का विदेश नीति हमेशा ये स्टैंडर्ड है। क्या है हमारा विदेश नीति? हमें किसी, हमारा आइडियालॉजी, हमारा वैल्यूज़ किसी का ऊपर हम इम्पोज नहीं करेंगे, राइट? हम डेमोक्रेसी है, हम नहीं बोलेंगे आप डेमोक्रेसी में आ जाओ, ठीक है ना? सो हमारा वैल्यूज़, हमें हमेशा हमारा वैल्यूज़ हमारे लिए है। दूसरा है, हमें किसी कॉन्फ्लिक्ट में हम इंटरफेयर नहीं होंगे, लेकिन हम एक्टिव रोल प्ले करते, उसका कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉस एंड कॉन्स इंडिविजुअली, बायलैटरली टेकअप करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था, इज़राइल का, पैलेस्तीन का, जब इज़रायली प्राइम मिनिस्टर आया था 2017 में, हमने पैलेस्तीन का इशू में जॉइंट स्टेटमेंट डाला है। सो हम न्यूट्रल है बट एक्टिव भी है। हम डिप्लोमेटिक चैनल से हम हर प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, इसलिए हमको एनिमीज़ नहीं है दुनिया में। देन हमारा डायस्पोरा इम्पोर्टेंट है। डायस्पोरा रेस्पेक्ट से भी इंडिया का रेस्पेक्ट बढ़ता है। क्यों इतना लोग गूगल CEO, देन माइक्रोसॉफ्ट CEO क्यों हो रहा है? ये हमारा देश का फॉरेन पॉलिसी का पार्टली प्रोडक्ट है ना। जब हम इफ़ वी आर हैविंग एनिमिटी, राइट, हमारे लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। सर, बहुत से लोग कहते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है एकदम फेल है। पाकिस्तान से आपकी निपटती नहीं है, चाइना से आप जो है सोल्यूशन ला ही नहीं पा रहे हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट जस का तस कायम है, बांग्लादेश आपसे संभल नहीं रहा है, नेपाल में जो सरकार बदल जाती है आपको पता ही नहीं चलता है और बिल्कुल बार बार जो है बॉर्डर के मामले उठाए जा रहे हैं, मालदीव एक छोटा सा देश आंख दिखा रहा था। तो ये जो पूरा स्थिति है, इसको क्या देखते हैं आप कि सफल है आपकी फॉरेन पॉलिसी? इसका हमारा फॉरेन पॉलिसी सिर्फ हमसे ही डिपेंड नहीं होता है। हमारा फॉरेन पॉलिसी पूरा दूसरा देश का डेस्टिनी हम डिक्टेट नहीं कर सकते हैं ना, राइट? अपना इंटरनल चेंजेस भी हो रहा है उस देशों में, उनका पॉलिटिक्स बदल रहे, उनका लीडरशिप का, उनका पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया भर भी चेंजेस आ रहे हैं। ये मैंने कहा था, एक पहले अमेरिका सुपर पावर था, फिर काफ़ी कंट्रीज़ बढ़ रहे हैं। सो ये पूरा दुनिया में चेंजेस हो रहा है, ये चेंजेस हमारा ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, राइट? सो देयर आर लिमिटेशंस हमको एक देश में, उनका पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रहा, हम तो डिक्टेट नहीं कर सकते। हमने पहले भी कहा था, हमारा वैल्यूज़ हम इम्पोज नहीं करेंगे। सो मान लीजिए श्रीलंका में वो प्रॉब्लम्स आया, वो पॉलिटी में काफ़ी चेंजेस आ गया। नेपाल में भी काफ़ी चेंजेस हो रहा है। पूरा ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ गया, इकॉनमी में चेंजेस आ गया, उसका इम्पैक्ट पॉलिटिक्स में चेंजेस आ गया। सो हमारा एबिलिटी टू कंट्रोल द डेवलपमेंट्स इन अदर कंट्रीज इज़ लिमिटेड। भास्कर जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी। तो यहाँ हमारे दर्शक समझें, भारत की विदेशी नीति जब हम बात करते हैं तो तमाम चीज़ें आपके सामने आती हैं और दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, लगातार कोई ना कोई खबर आती है। तो ऐसे में जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक
तरीके से जो जैसा चल रहा था उसी तरीके से चल रही है, और साथ ही साथ कोई ऐसा ना हो कि भारत की जो इज्जत है, भारत का जो तरीका है, उस पर कोई सवाल खड़ा हो। इसकी खास कोशिश की जाती रही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।